Hello everyone, this is Farhan. Let's start paper 5, Planning, Analysis and Evaluation of May-June 2023, variance 52. The duration of this paper is 1 hour 15 minutes. We need to attempt all the questions and the maximum marks for this paper is 30. Let's see what we have in this paper. That's question number 1. Oh my goodness. Let me arrange some okay. All right. Okay. So 3 students are asked to prepare samples of benzoic acid. Benzoic acid has a formula of C6H5 CWH from the alkyne hydrolysis of methyl benzoate. So methyl benzoate is basically an ester, or according to my lecture, whenever an alkyne hydrolysis takes place of any ester, we'll get carboxylic acid and alcohol. Okay. And since it is an alkaline medium, which means this carboxylic acid is further reacted with NaOH to give a salt, which is salt of carboxylic acid. That's what we have done in the class. In this question, the salt of carboxylic acid is basically sodium benzoate, which has a molecular formula of C6H5CWNA in a salt form, which is then acidified with hydrochloric acid to give benzoic acid. In the first part of the question, equation, liquid ester is treated with alkaline aqueous NaOH, then salt and alcohol is formed, and that's alcohol. Very, very important. Very, very important. Alcohols. याद रखिएगा कि all alcohols are extremely flammable. Okay. और क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं इसलिए हम इनको नेकेड फ्लेम पे हीट नहीं कर सकते. कैन नॉट हीट इट ऑन नेकेड फ्लेम. आफ्टर दैट जो सॉल्ट है वो एसिडिफाई होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. आप नोट कर रहे हैं ये सॉल्ट सॉलिड है और ये एक्वस है. इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका इन द एक्सपेरिमेंट रेजिड्यू हो जाएगा एंड इन द एक्सपेरिमेंट इट्स गोइंग टू बी द फिल्ट्रेट. और रेजिड्यू और फिल्ट्रेट को अगर किसी भी मिक्सचर में से सेपरेट करना हो देन विल गो फॉर द फिल्ट्रेशन. ओके. The student uses the following method: 1.242 gram of liquid methyl benzoate. So ये एक लिक्विड है. अगर इस लिक्विड का ये मास कैलकुलेट किया गया है तो ऑब्वियसली मास कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर ने फॉर्मूला यूज किया होगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो किसी भी लिक्विड का अगर मुझे मास कैलकुलेट करना होगा तो ये मास अपॉन डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा एज इट इज, राइट. I hope it makes sense to you. And density is represented by rho, as you have know this. और हमने इसको 50 cm³ of round bottom flask में प्लेस किया. Then after that prepared 100 cm³ of 1 mole per dm³ aqueous sodium hydroxide. That's a standard solution क्योंकि मैंने 100 cm³ की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज की होगी. सो ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसको हमने तैयार किया है. स्टैंडर्ड सोल्यूशन मैंने पहले भी बताया है
सोल्यूशन विद नोन कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं। इस 100 सीएम क्यूब में से हमने 10 सीएम क्यूब लिया और NaOH और राउंड बॉटम फ्लास्क में प्लेस किया। तो NaOH इज टेक्निकली एन एक्सेस अमाउंट और हमने उसका 10 सीएम क्यूब लिया है। तो अगर मैंने ये 10 सीएम क्यूब लिया है तो ऑब्वियसली और क्योंकि ये 10.00 सीएम क्यूब या 10.0 सीएम क्यूब नहीं है तो इसका मतलब ये एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं है। सो इसको आप मेजर कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर से। सही है। हम इसको मेजरिंग सिलेंडर से भी मेजर कर सकते हैं, हम इसको पिपेट से भी मेजर कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट इज add some anti-bumping granules. Why are we adding anti-bumping granules? ताकि smooth heating हो, to prevent bumping and smooth heating. Fit a condenser to make reflux apparatus. ओके रिफ्लक्स एपरेटस आप जानते हैं, हम कंडेंसर लगा के वाटर इनलेट वाटर आउटलेट उसमें रखते हैं। रिफ्लक्स कंडेंसर यू हैव डन इन ओ लेवल्स। इसके बाद वो कह रहे हैं कि रिफ्लक्स द रिएक्शन मिक्सचर फॉर 20 मिनट्स। रिफ्लक्स द रिएक्शन मिक्सचर विद 20 मिनट्स। ओके 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 देन allow the reaction mixture to cool and carefully pour the liquid into the beaker. ओके आप नोट करें, हमने राउंड बॉटम फ्लास्क से लिक्विड को कहाँ ले गए? बीकर में। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्वेश्चन इज मैं राउंड बॉटम फ्लास्क से बीकर में क्यों लेकर गया हूँ? क्योंकि बीकर का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है और वो ज्यादा आसानी से जो है वो कूल हो सकता है लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर पर, राइट। नेक्स्ट इज एसिडिफाई द लिक्विड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके हम एसिडिफाई कर रहे हैं। एसिडिफाई क्यों कर रहे हैं? ताकि जो भी, क्योंकि बेस हमारा एक्सेस अमाउंट के अंदर है ना, एग्जामिनर ने यहाँ कहा हुआ है, तो जो भी हमारा NaOH एक्सेस अमाउंट के अंदर है हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। सो एसिडिफाई दिस टू न्यूट्रलाइज excess NaOH. Okay, then filter the mixture formed in step 7. Okay, जब आप लिक्विड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेंगे तो क्या बनेगा? आपके पास एसिड बनेगा विच इज सॉलिड, आपके पास NaCl बनेगा विच इज एक्वस। ये रेजिड्यू, ये फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेशन करोगे, दैट्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक, राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे purify the benzoic acid by recrystallization from hot water. Okay, by recrystallization from hot water, filter, dry, and record the mass of pure benzoic acid obtained. Okay, okay, that's the recrystallization की technique. जब हम filtration करते हैं तो फिर recrystallization का process होता है. Now the first part, part A1, is calculate the volume of methyl benzoate used in step 1. Give your answer to nearest 0.05 cm3. Okay. Density of methyl benzoate is 1.08 gram per cm3. तो हमने density का formula यहाँ बता दिया था आपको कि density से related होगा, ठीक है। So density equals to mass per unit volume. हमें एग्जामिनर कह रहे हैं कि वॉल्यूम कैलकुलेट करें, तो हम mass को डिवाइड कर देंगे डेंसिटी से। mass is given, density is given, let's divide these two values. mass कितना दिया हुआ है? mass दिया हुआ है 1.4242 ग्राम। डेंसिटी हमें दी हुई है 1.08 ग्राम।
So answer is going to be 1.15 cm cube. So my answer is going to be 1.15 cm cube. Okay. Identify the suitable piece of apparatus to measure the volume of methyl benzoate required in step 1. Step 1 में जाहिर सी बात है हम वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं 50 cm क्यूब, और हम इसके लिए हम यूज करेंगे ब्यूरेट. सो हम ब्यूरेट लिख देते हैं. Now the next is calculate the mass of NaOH that is needed to prepare the solution in step 2. स्टेप टू में हमारे पास कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, तो हम इसके मोल्स निकाल लेंगे सबसे पहले. So first of all, moles of NaOH. So 100 और 1 है, तो 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से. सो हमारे पास मोल्स कितने आएंगे? Let's talk about the moles. 100 divided by 1000 is going to be 0.1 mole. हमें मास चाहिए, तो मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन mr होता है, एंड ऑब्वियसली mr ऑफ NaOH चाहिए होगा मुझे, which is 40. या आप पीरियोडिक टेबल यूज करके खुद से कैलकुलेट करेंगे. सो मास ऑफ NaOH equals to moles into mr, which is 40. So into 40 is going to be 4. सही है, तो 4 ग्राम जो है वो मेरा आंसर होगा. और जाहिर सी बात है एग्जामिनर ने यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज किए हैं, राइट? तो आंसर 4.00 दे देते हैं ग्राम. तो हम यहाँ लिख देते हैं 4.00 ग्राम. ओके. Okay, next part, B part. Describe. Oh, before describe. Student 1 added the mass of NaOH calculated in A part 3 into the beaker. Okay. यानी जो हमने A part 3 में कैलकुलेट किया मास 4.00 ग्राम, इसको हमने बीकर में प्लेस किया. बीकर में प्लेस करने के बाद डिस्क्राइब द स्टेप्स the student should take to make 100 cm cube of 1 mole per dm cube NaOH. Give the 100 cm cube volumetric flask चाहिए. Give the name and capacity of any apparatus that should be used. Write your answer in using a series of numbered steps. Okay. So first point is place 4.00 gram of NaOH into the beaker at 30 cm cube of distilled water in it. And stir the solution. Okay. Now the next point is इस सॉल्यूशन को उठा के मैं 100 cm क्यूब और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करूंगा. Transfer this solution into
100.0 cm cube of volumetric flask. Then after that मैं डिस्टिल वाटर से इस बीकर को वॉश करूंगा और जो वॉशिंग है उनको भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करूंगा. Wash the beaker with distilled water. And transfer this washing into the volumetric flask. Okay. Now the next is add distilled water dropwise. Until 100.0 cm cube mark reached. Hold on a second, my files. After that, stopper the flask and shake well so that content जो है वो proper तरीके से mix हो जाए. So stopper the flask and mix it well. Okay. Okay, now part C. The student 2 prepared 0.1 mole per dm cube NaOH instead of 1 mole per dm cube NaOH in step 2. That indicates कि ये my goodness, ये आपका concentrated solution है और एग्जामिनर ने इसके थ्रू एक डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, राइट. सो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं. ओके. State how this would affect the final mass of benzoic acid. Now I need to focus on the final mass of benzoic acid and would affect. Explain using calculations how you came to this conclusion. MR of methyl orange or methyl benzoate and benzoic acid is given. पहले तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि हमें इफेक्ट ऑफ ऑन मास समझ में आए. मुझे मास ऑफ मिथाइल बेंजोइट गिवन है व्हिच इज 1.242, राइट. सो मैं और एमआर मुझे गिवन है इसका, तो मैं सबसे पहले इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो मैं मोल्स ऑफ एस्टर कैलकुलेट करता हूँ. 1.242 ये मास गिवन था इन स्टेप 2 और हम इसको डिवाइड कर देते हैं 136 से. सो हमें मोल्स मिल जाएंगे 9.13 into 10 to the power minus 3 moles. Okay. और जाहिर सी बात है मुझे बेंजोइक एसिड का भी मास जो है उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, तो इसका मतलब मुझे बेंजोइक एसिड के मोल्स चाहिए. बेंजोइक एसिड के मोल्स हासिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, आप नोट करें.
मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1, जो कि मुझे क्या डिटरमिन 0.1 मोल ऑफ NaOH मुझे यहाँ गिवन है, और मैंने वॉल्यूम कितना यूज किया था, 10 cm³ यूज किया था। 100 नहीं लूंगा, 100 तो बनाया था, 100 में से 10 यूज किया था। सो मैं मोल्स ऑफ NaOH डिटरमिन कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 0.1 मोल पर DM³ इंटू 10.0 डिवाइडेड बाय 1000 माइक्रोस। इसको यहाँ निकाल लेते हैं। सो यहाँ से मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 1 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, मोल्स, ओल्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे पास, बल्कि ये थोड़ा सा ऑड लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा तमीज से लिख लेते हैं कि मोल्स ऑफ NaOH प्रीवियसली कितने थे। तो कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी थी प्रीवियसली, 1 मोल पर DM³। वॉल्यूम मैंने कितना यूज किया था, 10 cm³। तो 10 इंटू 1.00 डिवाइडेड बाय 1000। सो मेरे पास मोल्स ऑफ NaOH प्रीवियसली कितने थे, 0.01 मोल्स। ठीक है, तो पहले मोल्स मेरे पास थे ज्यादा और अब मेरे पास मोल्स हैं कम। तो इसका मतलब NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया मेरा। सही है, क्योंकि 1:1 का रेशियो है ना। देखो, ये 1:1 है और यहाँ पर भी 1:1 का रेशियो है। सो इसका मतलब NaOH और एसिड के दरमियान भी 1:1 का रेशियो होगा, राइट। सो मैं लिख कुछ इस तरह से सकता हूँ। ओके, बस जगह नहीं है, यहाँ लिख, यहाँ हो गया। हाँ, मतलब मेरा कहने का ये है कि NaOH प्रीवियसली एक्सेस में था, पर क्योंकि एग्जामिनर कह भी रहे हैं यहाँ पर एक्सेस में ना, ये कह भी रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो है उसके मुकाबले में मोल्स कम है, तो इसका मतलब दिस टाइम NaOH इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। प्रीवियसली moles of NaOH is 0.01, यानी इन एक्सेस था। सो 9.13 into 10⁻³ mole of ester needed 9.13 into 10⁻³ moles, क्योंकि 1:1 का रेशियो है ना, इन दोनों में 1:1 का रेशियो है, ठीक है। This means lower concentration of NaOH is not enough to precipitate
hence it is a limiting reactant. If it is a limiting reactant, ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, आपने 1 × 10⁻³ मोल्स लिया था, जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान 1:1 का रेशियो है। तो एसिड भी सेम नंबर ऑफ मोल्स में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो मोल्स उसी के लेंगे। सो मोल्स ऑफ acid is 1.00 into 10⁻³ moles. Hence, अगर मुझे मास चाहिए एसिड का, तो मास ऑफ बेंजोइक एसिड मैं उस वक्त निकालूंगा जब मैं इनके मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा एमआर ऑफ बेंजोइक एसिड से, विच इज 122। तो यहां से मास कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.122 ग्राम। तो आप नोट करें, प्रीवियसली आपके पास कितना था मास, 1.242, जब कॉन्सेंट्रेशन आपके पास ज्यादा थी। अब जब कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कम हो गई, माय बैड, जब कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कम हो गई तो ऑब्वियसली उसकी वजह से मास भी कम हो गया। तो इफेक्ट ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये हम लिख देते हैं कि जी लोअर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इज फॉर्म। ठीक है, ये जो पार्ट सी मैंने किया है एक्सप्लेन आपको, इसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं, राइट। हमारे पास हम सबसे पहले मोल्स ऑफ एस्टर डिटरमाइन करते हैं। सो इफ यू रिमेंबर, अगर हमारे पास मास ऑफ एस्टर था 1.242 ग्राम, और हम इसको डिवाइड कर देते हैं इसके एस्टर के एमआर से, विच इज 136, सो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे विच इज 9.13 into 10⁻³ moles, राइट। हम मोल्स ऑफ NaOH डिटरमाइन करते हैं, और हम मोल्स ऑफ NaOH उस वक्त डिटरमाइन करते हैं जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी, राइट। तो हमारे पास 1 मोल पर DM³ है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.01 मोल्स। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में देख रहे हैं आप, 1:1 के रेशियो से ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। इसके भी मोल्स मैंने निकाल लिए 9.13 into 10⁻³ इसके मोल्स मैंने निकाले 0.01। इसका मतलब इनिशियली व्हेन द कंसंट्रेशन वाज 1 मोल पर DM³, ये एक्सेस अमाउंट के अंदर था और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट था, राइट। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये एक्सेस के अंदर था, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम एक नया सिनेरियो देखते हैं। उस नए सिनेरियो में हम मोल्स ऑफ NaOH फाइंड आउट करते हैं, और हम मोल्स ऑफ NaOH फाइंड आउट कर रहे हैं जब कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर DM³ थी, जिसको मैं 0.1 मोलर ले रहा हूं, ठीक है। सो अगर मैं वैल्यू 0.1 ले रहा हूं, वॉल्यूम 10 है, डिवाइडेड बाय 1000, सो इट्स गोइंग टू बी 1 into
10 to the power minus 3 moles. Now, in the latest scenario, when the concentration was 0.1 mole per dm3, आपके पास एस्टर है और आपके पास NaOH है. ये है आपके पास 9.13 into 10 to the power minus 3 और ये है आपके पास 1 into 10 to the power minus 3. Now this time NaOH is the limiting reactant और ये एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा. ठीक है. हम सब जानते हैं कि बेंजोइक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड. So when it will react with NaOH, obviously ratio is going to be 1:1. अगर आपके पास moles of NaOH हैं 1 into 10 to the power minus 3 moles, so moles of acid भी आपके पास हो जाएंगे same. Moles of acid is going to be 1 into 10 to the power minus 3 moles. So MR of acid is given in the question, which was 122. अगर आपको याद हो प्रीवियस पेज पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मैं यहां से मास ऑफ बेंजोइक एसिड यानी मास ऑफ एसिड फाइंड आउट कर सकता हूं. So ये हो जाएगा 1 into 10 to the power minus 3 into 122. So it's going to be 0.122 ग्राम. तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH 1 मोल पर dm³ था, सो मास एक्सट्रैक्ट हुआ था हमारे पास 1.242 ग्राम. और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH 0.1 मोल पर dm³ है, तो हमारे पास मास है 0.122 ग्राम. इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मास ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम, मास कम. आप चाहें तो आप इस फैक्टर को भी इग्नोर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि जी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने से मास डिक्रीज हुआ है, तो पहले मास ज्यादा था और अब मास कम हो रहा है. तो इसलिए हमने इसकी जगह पर ये मास कैलकुलेट करके दिया था आपको. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ओके. Explain why it is necessary to reflux the mixture in step 5. Step 5 पे चलते हैं. Step 5 में हम क्या कर रहे हैं? Fit the condenser to make reflux apparatus. Reflux the reaction mixture for 20 minutes. Reflux इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास मेथनॉल है और मेथनॉल हाईली फ्लेमेबल होता है. हम उसको नेकेड फ्लेम पे हीट नहीं कर सकते. ओके. Wait, am I right? Wait. No, I think so. ओहो, रिफ्लक्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. और हम हीट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर को? ताकि रिएक्शन हो, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसको मिले और रिएक्शन हो जाए. Am I right? Step 5. Reflux the reaction mixture for 20 minutes. Okay, reflux is basically heating, right? So we are heating the reaction mixture. So if we are heating the reaction mixture, okay, heat कर रहे हैं इसका मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. एनर्जी इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि रिएक्शन हो जाए. So not a complicated thing. This is because to provide activation energy,
for this reaction to take place. सारी बातें हीट नहीं करेंगे तो रिएक्शन भी नहीं होगा। और आप जानते हैं कि जब भी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है एस्टर की, आप हमेशा हीट करते हो, रिफ्लक्स करते हो। दैट वाज द condition we have given you in paper 2, right? Sorry, this is because to provide activation energy for this reaction to take place. Explain why a naked flame is not used in step 5. Yes, that was the explanation I was talking about कि मेथनॉल जो है वो फ्लेमेबल होता है, डायरेक्ट फ्लेम पे हीट नहीं कर सकते हम उसको। हम यहाँ लिख देते हैं बिकॉज reaction mixture contain methanol which is flammable. Okay. Explain the purpose of transferring the liquid in step 6. Okay. क्या कर रहा हूं मैं? स्टेप 6 एक मिनट। मेरे पास राउंड बॉटम फ्लास्क में था, मैंने एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स राउंड बॉटम फ्लास्क में किए, रिफ्लक्स सेपरेटर्स अटैच किया, रिएक्शन मिक्सचर को रिफ्लेक्स किया फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद मैंने रिएक्शन मिक्सचर को कूल करने के लिए उसको केयरफुली बीकर के अंदर ट्रांसफर किया। ओ सो मैंने आपको कहा था ना कि भाई राउंड बॉटम फ्लास्क से मैंने सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट ट्रांसफर किया? बीकर में। और बीकर में क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि बीकर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा तेजी से कूल होगा एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट? सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ड्यू टू द बिगर सरफेस एरिया ऑफ बीकर it allow it allows the liquid to cool rapidly. Okay. Explain what is the student should do to confirm that the reaction has been acidified in step 7. चलें step 7 पे क्या हो रहा था? हाँ जी, हम एसिडिफाई कर रहे थे लिक्विड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हमें कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म करने के लिए ऑब्वियसली मैं लिटमस का टेस्ट करूंगा। मैं इस मिक्सचर में से, जो बीकर के अंदर है, इस मिक्सचर में से एक दो ड्रॉप्स निकालूंगा या एक ड्रॉप भी निकालूंगा और उस ड्रॉप को उठाकर मैं कंफर्म करने के लिए कि वो एसिडिफाई हुआ है या नहीं, ब्लू लिटमस के ऊपर प्लेस करूंगा और अगर वो रेड हो जाएगा तो इसका मतलब वो एसिडिफाई हो चुका है। ठीक है, ताकि वो इसमें कन्वर्ट हो जाए और फिर वो रेड कलर शो करे लिटमस का। लेकिन जाहिर सी बात है मैं एक ड्रॉप निकालूंगा कैसे? तो मैं टीट पिपेट यूज करूंगा। टीट पिपेट प्लास्टिक की होती है, 5 cm क्यूब का ड्रॉपर होता है वो बेसिकली, उसको हम टीट पिपेट भी कहते हैं। हम उसको टीट पिपेट भी कहते हैं, हम उसको ड्रॉपिंग पिपेट भी कहते हैं। प्लास्टिक का होता है वो। आई थिंक आपने पेपर 3 के अंदर यूज किया होगा वो एएस के प्रैक्टिकल्स में। सो मैं यहाँ क्या लिखूं? एक अच्छा स्टेटमेंट। टेक आउट 1 cm cube solution from teat pipette and then place it on blue litmus
and place it on its blue litmus paper. If it turns red, then solution acidified completely. Describe what you would expect to observe as the sodium benzoate mixture is acidified in step 7. आप जानते हैं कि आपके पास एक सॉलिड है और एक एक्वस है, तो जब सॉलिड होगा तो जाहिर सी बात है ये एज अ रेजिड्यू बनेगा, और जो रेजिड्यू के हमेशा प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो वेट 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 वेट, हाँ प्रेसिपिटेट्स बनते हुए नजर आएंगे। सॉरी यार, बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ मैं बार बार, बट जरूरी है सब ऑब्जर्व एज बल्कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि precipitates of benzoic acid are observed. Okay. Suggest why it is necessary to cool the reaction mixture before filtering in step 9. क्या कर रहा था भाई मैं step 9 में? कूल करना है। ओहो, रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन उसी वक्त होगा ना जब मैं उसको कूल करूंगा, क्योंकि हॉट वाटर में तो जब मैं कूल करूंगा ऑब्वियसली उसको, तो फिर मुझे बेंजोइक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में मिलेंगे। हम्म हम्म, 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 ठीक है। हॉट वाटर में तो ये डिसॉल्व हो जाता है, तो प्योरीफाई करने के लिए जाहिर सी बात है मैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करूंगा। जब मैं रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करूंगा या क्रिस्टलाइजेशन का, तो क्रिस्टल्स जो प्योर बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में जनरेट होंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, टू कूल द रिएक्शन मिक्सचर, to cool the mixture before filtering so that benzoic acid so that so that amount of benzoic acid obtained by recrystallization increases. Okay. Okay. Pure benzoic acid has a melting point of 122 degrees Celsius. Okay. The product made by student 1 has a melting point of 119. तो इसका मतलब प्योर तो नहीं है ये, क्योंकि अगर प्योर होता तो एग्जैक्ट 122 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होता। सो हम कह सकते हैं कि नॉट प्योर। This student suggests the melting point of the product was lower than expected because it contained some water. Explain what the student should do to ensure that the product has no longer contain water.
मुझे अगर वाटर को रिमूव करना हो किसी भी सब्सटेंस में से, तो मैं बेसिकली मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट यूज करूंगा. इट कैन आइदर बी सिलिका जेल और इट कैन आइदर बी NaOH. लेकिन जब भी हम मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं, हम एक एपरेटस के अंदर यूज करते हैं. उस एपरेटस को कहा जाता है डेसिकेटर. ठीक है, इसको हम कहते हैं डेसिकेटर. तो हम क्या करेंगे, place the product in a desiccator place the product in a desiccator for a longer period of time. Place the product in a desiccator. Desiccator में क्यों रखा है, ये तो मैंने मेंशन ही नहीं किया. तो desiccator, एक मिनट. Desiccator, hold. Desiccator containing moisture absorbent containing moisture absorbent for a longer period of time, so that आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस. और मुझे लग रहा है कि मैंने एक्सप्लेनेशन जो है ना वो ज्यादा अप टू द मार्क नहीं दिए. क्या हो सकते हैं बेहतर वर्ड्स. कॉन्सेप्ट इज सेम बट allow the product to dry longer in a desiccator. ओके. अच्छा भाई, अगर डेसिकेटर के अंदर हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोडक्ट को रख देते हैं और वो प्रोडक्ट का जो मॉइस्चर है वो डेसिकेटर में मौजूद एब्जॉर्बेंट कंटेनिंग एब्जॉर्बेंट, ये कंटेनिंग एब्जॉर्बेंट. ठीक है. सो अब देखिए, ये फिर थोड़ा सा बेहतर है कि मैं प्रोडक्ट को जो है डेसिकेटर में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लेस कर देता हूँ. और डेसिकेटर के अंदर एब्जॉर्बेंट होता है कंटेनिंग मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट. और मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट जो है वो बेंजोइक एसिड में से सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा. और ये उस वक्त तक हम करेंगे जब तक हमें कांस्टेंट मास ऑब्जर्व ना हो जाए. तो हम कांस्टेंट मास अंटिल कांस्टेंट मास इज ऑब्जर्व. हम कांस्टेंट मास इज ऑब्जर्व की तरह ये भी लिख सकते हैं कि अंटिल नो फर्दर चेंज इन मास इज ऑब्जर्व. ठीक है, बात एक ये सही है जी. तो मास जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट आपको ये पता हो कि भाई अब वाटर अवेलेबल नहीं है. दैट्स ट्रिकी पार्ट. Calculate the maximum mass of benzoic acid that can be formed from 1.242 gram of methyl benzoate. Okay. मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा,
मुझे मास ऑफ मिथाइल बेंजोइट गिवन है, एमआर ऑफ मिथाइल बेंजोइट गिवन है। मैं इन दोनों को यूज करूंगा तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मोल्स ऑफ एस्टर, एस्टर इज बेसिकली मिथाइल बेंजोइट, ये हो जाएगा 1.242 divided by 136, so it's going to be how much? 1.242 divided by 132, sorry 136, 1.242 divided by 136 is 9.13 into 10 to the power minus 3 moles। हम सब जानते हैं कि एस्टर and benzoic acid both have 1:1 का रेशो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये देखिए, ये एस्टर है और ये बेंजोइक एसिड है, दोनों 1:1 का रेशो में। कैसे जज किया? ये 1:1 का रेशो है तो ये भी तो 1:1 का रेशो है, तो बात तो एक ही है। इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों 1:1 के रेशो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो 1:1 का रेशो है, तो अगर आपने 9.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ benzoic acid is going to be 9.13 into 10 to the power minus 3 moles. Now we need to find out the mass of benzoic acid and we know the MR, इसका मतलब हम mass calculate कर सकते हैं। ये हो जाएगा 9.13 into 10 to the power minus 3 into 122, so into 122, so it's going to be 1.1141 gram, 1.1141 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर उसने सिक पिक यूज किए हुए, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम भी आंसर देंगे। तो ये हम लिख सकते हैं 1.1141 ग्राम भी लिख सकते हैं। 4 है तो ठीक है, ये भी सही है। जैसे उन्होंने ये लिखा है इसी तरह से मैंने यहाँ पर आंसर दिया, ठीक है। और अगर आप 1141 भी लिख दें ये वाला, तब भी आंसर मार्क्स दे देगा आपको एग्जामिनर, नो इश्यू एट ऑल। सो ये मैंने मास ऑफ बेंजोइक एसिड डिटरमिन किया है। Last part of the question number 1, student 3 produces 0.825 gram of benzoic acid from 1.242 gram of methyl benzoate. Oh, that's surprisingly the actual yield. And ultimately, this is going to be the theoretical yield. तो अगर मुझे परसेंटेज यील्ड डिटरमिन करने के लिए कह रहे हैं वो, सो मैं 0.825 को डिवाइड कर देता हूँ 1.114 से into 100. Let me check 1.114 say 1.114, so it's going to be 74.057%, ठीक है। तो 74.1% अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये आ जाएगा। I hope guys makes sense to you. That's question number 1. All right everyone, let's start question number 2. Pure water dissociates according to the equation shown. Okay, water dissociate हो रहा है into its H plus and OH minus. Then it means forward reaction जो है वो bond breaking है। अगर forward reaction bond breaking है, then it means forward reaction is endothermic.
because bond breaking is an endothermic process. On the other hand, backward reaction जो है वो exothermic होगा, क्योंकि backward reaction is basically the neutralization reaction because acid and alkali are reacting together, converting into water. So backward reaction is exothermic. All right. The equilibrium constant for this reaction is known as Kw, which is also called ionic product of water. और इस Kw को guys हम पेपर 4 में वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं. And water dissociation constant has a fixed value at 25 degrees Celsius, which is 1.00 times 10 to the power minus 14 mole square dm minus 6, whereas the pH of pure water at 25 degrees Celsius is 7. All right. Water dissociation constant का जो expression है वो आपको याद होना चाहिए. We have done in paper 4, which is concentration of hydrogen ion times concentration of OH negative ion. A student finds the pH of pure water at 35 degrees Celsius is 6.84. Okay, temperature rises, pH value decreases, right? The pH of pure water, the student investigates how temperature affects the pH of pure water and determine a value for the enthalpy change for the dissociation of water delta H. Okay, ये trend मुझे ये कह रहा है कि y axis पे pH है और x axis के ऊपर temperature है. So as temperature increases, pH value decreases. Okay. On the other hand, the student record the pH of pure water at different temperature. A line of Westford from the results of the student investigation is shown in figure 2.1. Okay. Let's see what we have in the first part of the question. Use figure 2.1. Figure 2.1 use करनी है, यानी graph use करना है to calculate the hydrogen ion concentration of pure water at 45 degrees Celsius. ये expression हमें examiner ने दिया है. If you remember, ये expression हमने paper 4 में आपको explain किया था. So मुझे concentration of hydrogen ion मालूम करनी है, तो मैं सबसे पहले 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर pH फाइंड आउट करूँ. 45 is this. Okay. This is 45 डिग्री सेल्सियस और इस 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर the pH of water is 6.70. So 6.70 equals to minus log H plus according to my lecture. नेगेटिव साइन यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा minus 6.70 equals to log concentration of hydrogen ion. log इस तरफ जाता है equals to के left hand side पे, तो it will turn to anti-log. Anti-log is basically the log inverse. ये हो जाएगा minus 6.70. Anti-log कैसे कैलकुलेटर में करते हैं? Anti-log करते हैं जनाब, आप अगर मुझे concentration of hydrogen ion determine करना है, so मैं anti-log minus 6.70 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ. हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू शिफ्ट दबाइए, लॉग दबाइए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में, विच इज बेसिकली लॉग इनवर्स. तो ये हो जाएगा 10 to the power minus pH. ओके, दैट्स लॉग इनवर्स. हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं. -6.707570. ओके, सो इससे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 1.995 into 10 to the power minus 7 मोल पर dm क्यूब. ओके, आप नोट करें हमारे पास जो pH वैल्यू है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर है, राइट? और ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर है, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए. तो मैं इस आंसर को इस तरह से लिख सकता हूँ 2.00 into 10 to the power minus 7 मोल पर dm क्यूब. I hope it makes sense to you. Okay. Now the next part of the question is,
calculate the value of Kw for pure water at 45 degrees Celsius. So Kw equals to concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxide ions. According to equation, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन 1:1 के रेशियो में है। इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल होगी। यानी अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 45 डिग्री सेल्सियस पे 2.00 है तो हाइड्रोक्साइड आयन की भी सेम होगी। इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटायर कंक्लूजन कुछ इस तरह से ले लेता हूं। Kw equals to concentration of hydrogen ion power square। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है 1.995 इंटू 10⁻³ सही है। तो यहां से के और इसका स्क्वायर करेंगे हम। सो के डब्ल्यू बेसिकली हमारे पास कितना हो जाएगा? सो के डब्ल्यू इज गोइंग टू बी 3.98 इंटू 10⁻14। तो अगर मैं इसको 3 sig की फॉर्म में लिखूं, ये 3 sig की फॉर्म में ही है तो ये भी आंसर हो सकता है। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से बात करूं तब भी आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको राउंड ऑफ अगर करके लिखना चाहूं तो 4 इंटू 10⁻14 हो जाएगा। 4.00 इंटू 10⁻14। तो ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है, दोनों सही है। ये आंसर मैंने ऑब्वियसली इस वैल्यू को यूज करके डिटरमिन किया है और ये जो आंसर है ये मैंने इस वैल्यू को यूज करके डिटरमिन किया। बोथ आर एक्सेप्टेबल इन द पेपर। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन Kw एंड टेम्परेचर। ओके, मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, विच इज बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, राइट। सो किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली शटेल्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इफ इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ionization of water becomes increases. If ionization of water increases, इसका मतलब Kw की वैल्यू also increases. All right. So हम यहाँ लिख देते हैं फॉर 1 मार्क। उन्होंने रीजन हमसे पूछी तो नहीं है बट हमें पता होनी चाहिए। फॉर 1 मार्क हम लिखते हैं कि फॉरवर्ड reaction is endothermic. So increasing the temperature favors equilibrium towards right hand side so that system tries to reduce the temperature by absorbing energy. Hence, ionization of water increases. So Kw value also increases. ठीक है।
आप नोट कीजिए, जब 25 डिग्री सेल्सियस था तो वैल्यू थी 1 इंटू 10⁻⁻14, राइट। लेकिन जब 45 डिग्री सेल्सियस किया हमने तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4 इंटू 10⁻⁻14। तो -14 तो सेम ही है दोनों केसेस में, लेकिन ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, W की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Next part of the question, part B. The student determines Kw at range of temperature. The results are shown in table 2.1. ये टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, इनका हमने रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर लेना है 1/T, क्योंकि केल्विन इनवर्स दिया हुआ है। और ये Kw की वैल्यूज हैं, एग्जामिनर ने इसकी लॉग Kw की वैल्यूज यानी इन सब की लॉग वैल्यूज लेके लिखना है। लेकिन इन सबको फिल करने के लिए एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट ये है कि टेबल को तो मैंने कंप्लीट करना है, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आपने रिकॉर्ड करना है 1/T, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सही है। जबकि लॉग Kw को 2 डेसिमल प्लेस पे आपने रिकॉर्ड करना है। तो ये याद रखिएगा कि ये 3 सिग्फिग के अंदर रिकॉर्ड होगा और ये 2 डेसिमल प्लेस पे रिकॉर्ड होगा। सो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 283 से, तो इट्स गोइंग टू बी, oh my goodness, 3.53 into 10 to the power -3, then 3.41 into 10 to the power -3, then 3.30 into 10 to the power -3, then 3.19 into 10 to the power -3, then 3.00 into 10 to the power -3. No, 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 no. This is 3.10. Then 3.00 into 10 to the power -3 and 2.92 into 10 to the power -3. So आप नोट करें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ओके, के डब्ल्यू की वैल्यू देख लेते हैं। ये हो जाएगा -14.53, फिर log 6.81 इंटू 10 to the power -15 करेंगे तो ये हो जाएगा -14.17, फिर हमारे पास -13.83, -13.53, then -13.26, -12.96, -12.84। ओके, ये तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक कर ली वैल्यूज, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे रख लिए, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट करें कि प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन log Kw and 1/T, use a cross to plot each data point, draw a line of best fit। ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। इनफैक्ट आई नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वैल्यू मुझे मिले। यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके। वाई एक्सेस के ऊपर log Kw है और आप नोट करें ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू यहाँ पर, और एक्स एक्सेस के ऊपर 1/T दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। हमारी पहली वैल्यू इज 3.53। तो बेटा ये 3.5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 3.6।
तो ये हो जाएगा 3.51, 3.52, 3.53। ये है 3.53 हमारी। ठीक है, ये 3.53 है। और 14.53 कह रहे हैं। ये 14.4 है, ये 14.5 है, और ये 14.6। तो ये हो जाएगा 14.5, ये 2, ये 4, ये 6। तो 14 पॉइंट, होल्ड ऑन, 14.53। तो ये 14.5, 0.2, 0.4, 0.6, 14.53, समवेयर अराउंड हियर। यहाँ आएगा ये, समवेयर अराउंड इन द मिड हियर। ठीक है, ऑलराइट गाइस। लेट मी चेक वन बॉक्स, टू बॉक्स। ये ये वन बॉक्स, टू बॉक्स, थ्री बॉक्स, समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, मेक सेंस नाउ। ओके, ये देखने दें जरा। 5, 2, 4, हाँ, तो ये तकरीबन इधर आएगा। सही, अब सही है। ठीक है, दैट्स ट्रिकी गाइस। फिर आपके पास नेक्स्ट है 14.17, 3.41, 41, 3.41, 3.41। गॉड, 2, समवेयर हियर। ठीक है, लेट मी चेक। 3.41, 3.41 सही है। और ये यहाँ पर ठीक है, 14.17, 14.2 और 17। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके करीब करीब 3.30। सो 3.30 ये है यहाँ। और 13.83, 83, 83, 13.8, ये 2, ये 4, तो ये बीच में समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, माय गॉड, दिस इज टफ। ठीक, 3.19, 3.19 ये हो जाएगा। ठीक है, 3.19 और
13.53, 13.8, 13.5, okay. That's crazy. Now the next is 3.19, 3.10. Okay, 3.10 and 13.26, 13.3 or 13.26, 13.26, 1, 2, 4, 6. Okay, 2, 4, 6. Or 13.3.10. Okay, somewhere here. Hmm, 13.26 है ना? Oh, hang on. 13.26 मैंने कहाँ लगाया? 13.26 so you go 1 somewhere here, not here. Oh my goodness. Then 3 and 12.96, 3 and 12.96, 12.96, 12.96, 12.96 is here. Oh, somewhere here. Last 2.92 and minus 12.84, 84. Somewhere here. That is 2.92. Okay. These are the points. My goodness. This is tough. This is really, really tough. Let me check कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट कौन सी बनती है. Oops. Let me check these 2 points.
सेकंड पॉइंट देखते हैं, 3.41, 3.41, ठीक है, ये सही है। एंड देन 14.17, पॉइंट तो सही है। Oh my goodness. Hold on. Let me check my points. 3.30 and 13.83. 13.24 सही है। इसको देख लेते हैं। 3.19, ये 3.19 और ये 3.19, 13.53 पे। राइट, सो मुझे लग रहा है कि दैट इज द बेस्ट। 3 वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। 12.96, 12.8, 12.8 गुड। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ना समवेयर अराउंड यहाँ आना चाहिए। दैट्स अ मिस्टेक आई बिलीव। सही है। ओके, दैट्स द बेस्ट लाइन जो मुझे लग रही है बेस्ट लाइन। ठीक है, ये मेरे लिहाज से बेस्ट है। नेक्स्ट इज circle one point on the graph that you consider to be the most anomalous. Most anomalous means most deviation. Most deviation ये भी कर रहा है, most deviation ये भी कर रहा है। ये 1 2 1 2, ठीक है। सो मैं बेसिकली मोस्ट डेविएशन जो है इसको ले लेता हूँ। ये हमारा anomalous पॉइंट है, ठीक। अच्छा, मोस्ट anomalous पॉइंट हमने ये लिया है। नाउ द इशू इज कि मोस्ट anomalous है क्यों हमारा। Suggest one reason to explain the anomalous point you have circled. Assume there was no error in determining log KW, in determining KW. So ये आपका anomalous point हमने कंसिडर किया है। इस वैल्यू को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर है। और जाहिर सी बात है, इस तरह से देखा जाए तो ग्राफ जो है वो शो ये कर रहा है कि ये वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है। तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज लेस नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, होना तो यहाँ चाहिए था ना। सो पॉइंट जो है वो अबव द लाइन है,
and that shows the value is less negative than expected, right? Let's write it down first. तो हम यहाँ लिखते हैं कि point is above the line. So it must be less negative than expected. इस टेबल में देखिए log KW जो है वो लेस एंड लेस नेगेटिव हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर आप इसको मेजर कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब this becomes less and less negative because the temperature has been recorded at higher temperature, right? So KW is getting less negative because reading has been recorded at high temperature. इसका मतलब temperature must be higher than expected. Hence, temperature must be higher than expected. Okay. Okay. Next is you use your graph to determine the gradient of the line of best fit. State the coordinates of both points you used in your calculation. There must be selected from your line of best fit. Okay. Okay. My bad. So, एक वैल्यू जो है वो मैं ये ले लेता हूँ. और ये हो जाएगा आसान वाली वैल्यू लेनी है हमने. एक वैल्यू मैं यहाँ ले लेता हूँ. ठीक है जनाब. इस वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? इस वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 3 पॉइंट, बल्कि इसको इस तरह से देखें, यहाँ ले लें 3.50 into 10 to the power minus 3 एंड देन ये है माइनस 14.4. एक वैल्यू मैंने ये ले ली है और दूसरी वैल्यू जो है ना वो मैं इट्स
लेट्स सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3.10 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 13.30 माइनस 13.30, इजिएस्ट वन। ठीक है, सो मैं उनको उठा के लिख लेता हूँ। उप्स, कहाँ गए? ओ, यहाँ लिख लें। ओ माय बैड। तो ये हो जाएगा आपके पास 3.10 इंटू 10⁻³ माइनस 13.30। देन कोऑर्डिनेट्स 2 में क्या है आपके पास? 3.50 इंटू 10⁻³ माइनस 14.40। सो अगर ग्रेडियंट है तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है। सो ये हो जाएगा माइनस 13.30 माइनस माइनस 14.40 divided by 3.10 into 10⁻³ minus 3.50 into 10⁻³। तो यहां से आंसर आ जाएगा मेरे पास -2750। ओके, और ये आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, कोई यूनिट नहीं है आई मीन, और यहाँ पर यूनिट है केल्विन इनवर्स। सो ये कोई यूनिट नहीं है, और यहाँ है केल्विन इनवर्स। सो ग्रेडियंट की फाइनल यूनिट क्या हो जाएगी? -2750 केल्विन। ठीक है, आई बिलीव यूनिट की होनी चाहिए ग्रेडियंट की। मांग नहीं रहा वो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। यहाँ ना लिखें, इसको यहाँ मेंशन कर दें केल्विन। ठीक, और नेक्स्ट इज the relationship between log kW and 1 over T is given by the equation shown. Use the gradient determined in B5 to calculate a value of the enthalpy change in kilojoules per mole for the dissociation of water. ओके, याद रखिएगा कि ये log kW आपके पास है y। ठीक है, कांस्टेंट जो है वो आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपके पास है माइनस डेल्टा एच 2.03 OR। ये आपका पूरा का पूरा ग्रेडियंट है, and that is your m। जबकि ये 1/T आपके पास क्या है? इज बेसिकली योर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ग्रेडियंट, ये वाई इंटरसेप्ट। और ग्रेडियंट आपके पास कितना है? माइनस -2750 -2750। ठीक है, आर की वैल्यू आप नोन होती है 8.31 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अगर मुझे ग्रेडियंट कैल गिवन है, तो एक्सप्रेशन इस तरह से हो सकता है, ग्रेडियंट इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.31 एंड 8.31। तो ये तो सब हो गया आपका।
8.31 ठीक है। अच्छा 8.31 ये आपका क्या है भाई? जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ग्रेडियंट की वैल्यू है -2750 और ये केल्विन में है ठीक है। इक्वल्स टू डेल्टा एच ओवर 2.303 इंटू 8.31 और इसकी यूनिट है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो यहाँ से डेल्टा एच आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये माइनस में है, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा एच इक्वल्स टू प्लस 2750 केल्विन इंटू 2.303 इंटू 8.31 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। तो आप नोट करो ये केल्विन इस केल्विन से कैंसिल, तो हमारे पास डेल्टा एच आ जाएगा प्लस 52629.3075 जूल्स मोल इनवर्स। इसको मैंने किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो अल्टीमेटली मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। सो डेल्टा एच इक्वल्स टू प्लस 52.629 किलो जूल्स पर मोल। सो हम इसको राउंड अप करके लिख लेते हैं प्लस 52.6 किलो जूल्स पर मोल। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर होगा प्लस 52.6 किलो जूल्स पर मोल। So that's the end of this question. Thank you very much, guys.